बहुत से सवाल शिक्षा जगत से जुड़े व ऐसे लोग जो शिक्षा जगत में जाना चाहते हैं उनके दिमाग में घूम रहे हैं, खास तौर से नई शिक्षा नीति आने के बाद। ऐसे में कुछ सवाल हैं, जैसे कि मैं कभी शिक्षक बनूंगा, और अगर मैं बनूंगा तो क्या बदलाव आ चुके हैं, कैसे मैं बन पाऊंगा। क्या नई शिक्षा नीति के कारण इस साल जो सीटेट की परीक्षा संभव है कि सितंबर में होगी, क्या उसमें भी कोई बदलाव आ जाएगा, या क्या नई शिक्षा नीति के बाद शिक्षक बनना और भी मुश्किल हो जाएगा, या बीएड करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या नई शिक्षा नीति वास्तव में क्या है, क्या बदलाव हैं इसमें जो हम पे असर डालेंगे, या नई शिक्षा नीति पूरी तरीके से लागू करने के बाद क्या बदलाव होंगे। ऐसे ही कई सवाल कई लोगों के दिमाग में हैं, और ऐसे ही सभी सवालों के जवाब मैं अपनी इस वीडियो में लेके आया हूँ, जिसमें मैं नई शिक्षा नीति को डिस्कस करने वाला हूँ। माय नेम इज़ अंकित, और मैं नई शिक्षा नीति 2020 की बेसिक से लेके इफेक्ट तक यानी सब चीज़ें डिस्कस करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को समझने के लिए हमारे भारत की शिक्षा नीति में आए बदलावों को एक जगह क्लब अप किया है, यानी आखिर भारत में एजुकेशन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई उसको डिस्कस किया है। तो सबसे पहले इसको ज़रा समझ लेते हैं कि आखिर नई शिक्षा नीति कैसे आई। नई शिक्षा नीति को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने पास्ट में जाना पड़ेगा, और पास्ट में जाके हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वर्ष 1948 यानी आज़ादी के कुछ समय बाद ही जब पहली बार भारत में नई शिक्षा नीति को लाया गया, तो उसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का नाम दिया गया था। वर्ष 1948 में आई ये पर्टिकुलरली कमीशन ने 3 स्ट्रीम की बात कही थी। यह यहाँ आर्ट्स, साइंस व इसके साथ साथ कॉमर्स स्ट्रीम की बात कह रहे थे। इसके बाद कोई बड़ा बदलाव कुछ साल तक नहीं हुआ, और 1952 और 53 में मुडालियर कमीशन द्वारा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को फोकस करने की बात कही गई। ध्यान रखिएगा, मुडालियर कमीशन को हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी एजुकेशन में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को लाने की बात कह रहे थे। इसके जस्ट बाद वर्ष 1964 में एजुकेशन कमीशन लेके आया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो वर्ष 1968 में आई थी, जो डॉक्टर DS कोठारी जी लेके आए थे। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पहला, इसमें 14 वर्षीय तक बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, व दूसरा, इंग्लिश, हिंदी व संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते हुए ज्ञान बांटा जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्कूलों में अंग्रेजी, हिंदी व संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होगा। यहाँ 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को खास तौर से फोकस किया गया था। 1968 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, DS कोठारी 14 वर्ष के लिए सबसे कंपलसरी एजुकेशन व 3 भाषाओं का प्रयोग। ये खास पॉइंट थे जो हमें वर्ष 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पे देखने को मिले। इसके काफ़ी वर्ष बाद वर्ष 1986 में यशपाल कमेटी ने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन दिया, जिसको हम NPE बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हम NPE बोलते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। अब ये 2 चीज़ें फोकस कर रही थी, एक तो चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच और दूसरा ऑपरेशन ब्लैक। चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच मतलब आखिरकार बच्चे के बारे में सोचना स्टार्ट किया गया कि वो क्या सोचता है, वो किस तरीके से चीज़ों को अडेप्ट करता है, और उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम को डिज़ाइन करना स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन ब्लैक फोकस कर रहा था भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को खोलना, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, शिक्षा से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग। भारत की मैक्सिमम आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी, और इसलिए इस वक्त खास तौर से मैक्सिमम लोगों को एजुकेशन देने की बात की गई थी। यही रीज़न है कि जो लोग मेन शहर से दूर थे उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम को लाया गया, जिसके अंतर्गत इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को भी स्टार्ट किया गया। काफ़ी वर्ष तक इसके बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ। वर्ष 1986 में यशपाल कमेटी के द्वारा जो लाया गया ये बदलाव था, इसके काफ़ी वर्ष तक कोई बदलाव नहीं हुआ। हमें बदलाव देखने को मिला है इसके बाद वर्ष 1992 में। ध्यान रखिएगा, ये नेशनल पॉलिसी एंड ऑफ एजुकेशन में ही थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया था। PV नरसिंह राव जी की गवर्नमेंट थी जिन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम स्टार्ट किया वर्ष 1992 में, और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कह रहा था कि अगर आपको कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल प्रोग्राम करना है तो उसके लिए आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना ही पड़ेगा। जैसे आपने कैट, मैट, AIEEE, JEE
ऐसे कुछ कॉमन एंट्रेंस देखे होंगे जो अलग अलग फील्ड में, जैसे कि मेडिकल मैनेजमेंट फील्ड में जाने के लिए हमें ऐसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं। बीटेक लोग भी गेट देते हैं, तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो हमें देना ही पड़ेगा। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत वर्ष 1992 में लाया गया। इसके बाद भी एक थोड़ा और बदलाव किया गया था, वो वर्ष 2002 में था। ध्यान रखिएगा, ये बदलाव यानी ये चेंज बहुत बड़े चेंज नहीं थे, ये एड ऑन थे बेसिकली, और इसलिए हम इसको कोई पॉलिसी का नाम नहीं देंगे। मेजर 2 बदलाव जो हमें देखने को मिले थे वो वर्ष 1968 में ही था, जो मिस्टर DS कोठारी द्वारा लाया गया था, और वर्ष 1986 में यशपाल कमीशन द्वारा लाया गया था। अब बात करते हैं कि ये जो छोटा बदलाव है 2002 का, ये क्यों इतना खास है। बेसिकली 2002 में हमारे संविधान के आर्टिकल 20A में एक बदलाव किया गया था। ये हमारे संविधान का 86 नंबर का अमेंडमेंट यानी बदलाव था। इस बदलाव के अंतर्गत भारत में 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे उनका फंडामेंटल राइट बन गया था एजुकेशन। यानी एजुकेशन को कंपलसरी एजुकेशन बात कही गई थी, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी, और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अब मैंडेटरी कहीं ना कहीं एजुकेशन दी जाएगी। इसी पे फोकस किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी 31 मई 2019 को, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी को हम नाम देते हैं आज की डेट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जगह ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी जानी जा रही है। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देने वाले कौन हैं, तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 31 मई 2019 को सबमिट किया था डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जी ने। मिस्टर के कस्तूरी रंजन, अगर हम बात करें इनका खास स्पेशलाइजेशन किस में है, नो डाउट इसरो से जुड़े रहे। वर्ष 1994 से लेकर 2003 में तक ये इसरो से जुड़े रहे, इसरो के सीनियर स्पेस साइंटिस्ट के रूप में काम किया। इस वक्त भी चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और NIT यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए। कोर एक्सपीरियंस इनका खास तौर से एजुकेशन के फील्ड में, और इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने का काम इन्होंने ही किया है। एजुकेशन पॉलिसी में एक बंदे का काम नहीं होता, कई लोगों का काम होता है, और इसलिए अगर हम बात करें काफ़ी अच्छा योगदान इनका। अब बात करते हैं कि आखिर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रही है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में हमारे सामने आई है और 2021 से 2022 तक पूरे भारत में इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ये क्या कह रही है, तो ये बात कर रही है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी, यानी पूरे भारत में एक जैसे एजुकेशन देने की बात कर रही है। जिसमें खास तौर से उन्होंने फोकस किया 100% GAR इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। यहाँ ध्यान रखिएगा, एनरोलमेंट रेशियो की बात हो रही है यहाँ, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी मैक्सिमम यानी 100% बच्चा 2030 तक भारत के एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ जाए। अब यहाँ पहला पॉइंट देखिए क्या खास उन्होंने उठाया है, क्या बड़ा बदलाव है। तो यहाँ बात की जा रही है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड बाय 50% इन बाय 2035। तो अभी कितना है, अगर 50% तक रेस करने की बात कर रहे हैं तो अभी कितना है। इस आंकड़े को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर आंकड़े को उठाना पड़ेगा कि आखिरकार भारत में कौन सा ऐसे आबादी का ग्रुप है जो स्कूल या कॉलेजेस की तरफ आगे बढ़ता है। तो भारत की आबादी का ये आंकड़ा जो मैंने उठाया है ये लास्ट 2017 का आंकड़ा है, बेसिकली ये 2020 का आंकड़ा नहीं है। जो रिसेंटली 2017 का आंकड़ा भारत सरकार के द्वारा पब्लिश भी किया गया था, उसी आंकड़े को मैंने उठाया, और इस आंकड़े के अनुसार भारत की आबादी मैंने 130 करोड़ के आसपास रखी है। और अगर मैं आंकड़ा उठाऊं कि भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो कि 18 वर्ष से कम हैं जो कि स्कूलिंग में जाते हैं, तो वो अप्रॉक्सीमेट 53 करोड़ के आसपास है। अब सवाल उठता है कि क्या ये 53 करोड़ आबादी आज स्कूल जाती है। तो आज मैं आपको बता दूं कि इसमें एक मैक्सिमम ऐसा पर्टिकुलरली स्लॉट है जो स्कूल नहीं जाता, जो कि इसको एजुकेशन नहीं मिलती, और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो स्कूल जाने के बाद स्कूल को ड्रॉप कर देता है, यानी कंप्लीट अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, अगर इसको और डाइवर्सिफाई करूं तो प्राइमरी एजुकेशन,
और इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेकेंडरी एजुकेशन के आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि कितने कम बच्चे भारत में एजुकेशन से जुड़े हैं। तो यहाँ मैंने डाटा हाईलाइट कर रखा है। एटलीस्ट स्कूल जाने वाले बच्चे हमारे पास आबादी में इतने हैं, और इससे ज़्यादा ही है मैं कहूँगा, क्योंकि आंकड़ा 2020 और 21 का इससे ज़्यादा का ही होगा, लेकिन इतने हैं। लेकिन बहुत बड़ी परसेंटेज है जो आज भी एजुकेशन से हटी हुई है, वंचित है। आखिर उन्हीं को जोड़ने की बात की जा रही है 2035 तक, यानी 3.5 करोड़ सीटें और हायर एजुकेशन में ऐड की जाएगी, ऐसा नई शिक्षा नीति कह रही है। दूसरा देखिए बात क्या कह रही है। दूसरी बात जो सबसे खास उठाई गई है वो नई शिक्षा नीति में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 2 करोड़ बच्चों को वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। यानी ये वो बच्चे हैं जो वापस छोड़ के चले गए, ड्रॉप आउट हो गए, और उसके बाद अब इनको दोबारा वापस लाने की बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा, एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी, इस पे बहुत पहले हम फोकस कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन को छोड़ के चले जाते हैं, और इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी अगर हम बात करें, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन की भी बात कर रही है, और इसके साथ साथ ड्रॉप आउट स्टूडेंट ना हो, हमारे साथ जुड़ा रहे, इस पे भी फोकस कर रही है। यही रीज़न है कि हम 2 करोड़ आबादी जो छोड़ के जाती है उसे वापस मेन स्ट्रीम में लाने की बात कह रहे हैं। अब इससे एक निष्कर्ष क्या निकलता है, खासतौर से वो लोग जो टीचर्स हैं अभी, या जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि इसके वजह से कई और स्कूल खुलेंगे, कई जॉब्स निकलेंगी, और टीचर्स के लिए खास तौर से अगर हम बात करें जॉब्स बढ़ेगी। लेकिन ये वो टीचर्स नहीं होंगे, इनमें कुछ खास अलग कहीं ना कहीं काबिलियत होगी, इनको कुछ अलग तरीके से गुजरना पड़ेगा, तो उसको भी आगे जानेंगे। लेकिन पहले डिस्कस करते हैं तीसरा चेंज, थर्ड सबसे बड़ा चेंज क्या है। तो भाई थर्ड सबसे बड़ा चेंज निकल के आता है 5+3+3+4 मॉडल को लाया जा रहा है 10+2 मॉडल को हटा के। अब जरा इसको जरा समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि आखिर ये मॉडल क्या है। अगर वास्तविक रूप में आज जो हमारे स्कूल चल रहे हैं उन मॉडल्स को हम डिस्कस करें, तो देखिए उस मॉडल को मैंने यहाँ एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाया। आज ज़्यादातर लोग, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, 4 वर्ष का या 5 वर्ष का होता है, तो उसे डायरेक्टली वो फर्स्ट में यानी पहली कक्षा में डायरेक्ट एडमिशन दिलवाने की बात करते हैं। बड़े शहरों में अगर हम देखें तो हमने किंडरगार्टन स्कूल्स भी देखे हैं, जहां बच्चा 3, 4 या 5 या 6 वर्ष में एंटर करता है। इसके बाद फर्स्ट में वो 6th क्लास में आता है, और 10 वर्ष पूरे कंप्लीट करने के बाद 16 वर्ष की उम्र में वो 11th और 12th की तरफ आगे बढ़ता है। यानी अगर हम बात करें 18 ईयर्स में उसका पूरा एकेडमिक ग्राउंड कंप्लीट होता है। यही रीज़न है कि हम इसे 10+2 मॉडल देते हैं। 10 यानी 10वीं तक कक्षा तक, 2 मतलब 11th और 12th। लेकिन अब इस एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया गया है, अब ये नहीं चलेगा। अब इसकी जगह जो नया आया है उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए क्या कह रहा है। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात की गई है कि हाँ यस, शुरुआत के 3 साल की अगर हम बात करें तो बच्चे को इनिशियल 3 इयर्स बच्चा घर में भी सीखे, और इसमें अगर बच्चे को स्कूल की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा या उसे आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में डाला जाएगा तो तीसरे साल में डाला जाएगा, 3rd ईयर में डाला जाएगा, जब वो 3 साल का हो रहा होगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा, उसे इनिशियल लेवल पे किंडरगार्टन यानी KG, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड तक, यानी पूरा 5 साल 5 इयर्स उसे फाउंडेशन स्टेज में रखा जा रहा है। और इस फाउंडेशन स्टेज में उस बच्चे का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी उसे खेल खेल में चीज़ों को सिखाया जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी, ताकि बच्चा स्कूल से भागे ना, क्योंकि ये वो स्टेज है जिसमें बच्चा स्कूल से भागता है, स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। तो इस स्टेज में बच्चा स्कूल से भागे ना, यही रीज़न है कि एजुकेशन तो दी जाएगी, बल्कि एजुकेशन के साथ साथ बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा सीखे या एग्ज़ाम दे। यहाँ मल्टी लेवल प्ले व एक्टिविटी बेस्ड ही लर्निंग ही कराई जाएगी, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और बच्चे को प्रमोट कर दिया जाएगा। एक बार जैसे ही वो पर्टिकुलरली फर्स्ट और सेकंड को क्रॉस करता है, अब वो 3rd क्लास में आएगा, और 3rd क्लास में आते वक्त उसकी उम्र 8 साल की होगी। यानी अब ये दूसरी स्टेज है जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज का नाम देते हैं। 3rd क्लास में वो
खेल के भी, नई चीज़ों को डिस्कवर करके भी सीखेगा। इंटरेक्टिव क्लासरूम्स होंगे जिनमें वो कई लोगों से बात कर सकता है, अपनी टीचर से सवाल भी पूछ सकता है। इस पर्टिकुलरली प्रिपरेटरी स्टेज में वो चीज़ों को यानी नॉलेज को ग्रैस्प करेगा और इसके साथ साथ उसके एग्ज़ाम्स भी होंगे। बट ध्यान रखिएगा, यहाँ एग्ज़ाम स्टार्ट तो होगा लेकिन इनिशियल लेवल पे उसे बड़ा आसान या अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप रखा जाएगा ताकि उस पर लोड ना बढ़े और यहाँ भी वो खेल खेल के चीज़ों को अडेप्ट करे। वहीं अगर आपसे बात की जाए नेक्स्ट स्टेज, यानी नेक्स्ट स्टेज जब वो पर्टिकुलरली 6th क्लास में एंटर करेगा तब वो 11 साल का हो चुका होगा। इस स्टेज को नाम दिया गया मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ जैसी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा और इसके साथ साथ बच्चे को 6th क्लास में कोडिंग यानी कंप्यूटर्स के बेसिक्स को भी कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। यहाँ वोकेशनल कोर्सेज को भी अडेप्ट किया जाएगा। वोकेशनल कोर्सेज जैसे क्राफ्ट्स, म्यूजिक्स, ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो कि वोकेशनल में होती हैं और इसको भी ऐड किया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? नो डाउट इससे मल्टी लेवल कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो चीज़ों को सीख पाएगा। वह यही नहीं, वो चीज़ों को अच्छा ग्रैस्प करके अच्छी तरीके से अपने आप को ये जान पाएगा कि वो किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में बेहतरीन है। वहीं अगर हम बात करें जैसे ही 8वीं कक्षा से वो पास होता है फिर उसके बाद वो पहुंचेगा 9वीं कक्षा में। यहाँ बच्चे की उम्र 14 साल की हो चुकी होगी और अगले 4 साल उसे सेकेंडरी स्टेज से गुजरना पड़ेगा। यहाँ वो मल्टी लेवल वैराइटीज़ ऑफ सब्जेक्ट्स को उठा सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि उसे कॉमर्स में ही जाना है, उसे साइंस ही चूज़ करनी है या उसे पर्टिकुलरली आर्ट स्ट्रीम में ही आगे बढ़ना है। कोई भी स्ट्रीम मैंडेटरी नहीं है। ध्यान रखिएगा जैसे पहले होता था कॉमर्स, साइंस, मैथ्स के अलग अलग स्ट्रीम बनते थे, यहाँ वो कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। यहाँ ध्यान रखिएगा सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम मतलब यहाँ बच्चे क्या करते थे पहले कि पूरे साल भर तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा लेकिन साल के एंड में उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी और एग्जैक्टली अगर हम बात करें उनको पता होता था कौन से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में आ सकते हैं, किनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बस उसी चीज़ को उन्होंने अडेप्ट किया, रट लिया और एग्ज़ाम में पहुंच गए। तो साल भर कोई मेहनत नहीं। पहले अगर हम बात करें साल के एंड में ही लोग जाके पेपर देते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सेकेंडरी एजुकेशन में ध्यान रखिएगा, अब सेकेंडरी एजुकेशन में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे यानी हर 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगा और इसलिए बच्चे को हमेशा यानी थ्रू आउट द ईयर पढ़ता रहना पड़ेगा। इसलिए वो लास्ट टर्म रट्टा मार के पास नहीं होना है बल्कि अगर हम बात करें चीज़ों को उसे समझ के पास होना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ एक डिफरेंस कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है कई न्यूज़पेपर्स में और जब अगर हम बात करें हम ड्राफ्ट को भी पढ़ रहे हो तो वहाँ बात की गई हार्ड साइंस और सॉफ्ट साइंस की। देखो इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताऊँ। हम लोगों ने हार्ड साइंस हम देखिए हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से हार्ड साइंस क्या होती है। हार्ड साइंस अगर हम बात करें जिसे हम बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, दीज आर कॉल्ड एज हार्ड साइंस। ये बेसिकली हम साइंस कहते हैं। इसको हम कई बार डिफाइन भी किया गया स्टेम के नाम से। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। तो दीज आर कॉल्ड एज द हार्ड साइंस स्ट्रीम्स। वेयर एज अगर हम बात करें आर्ट्स जिनको हम लोग सॉफ्ट साइंस स्ट्रीम्स भी कहीं ना कहीं नाम देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब अगर हम बात करें सॉफ्ट साइंस के पार्ट में आते हैं। तो अगर अब बच्चे को 9th, 10th, 11th, 12th में सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है तो अब उसके लिए पॉसिबिलिटी है कि वो उसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो वो म्यूज़िक को भी चूज़ कर सकता है और अगर उसे इसके साथ फिज़िक्स में इंटरेस्ट है तो वो फिज़िक्स को भी चूज़ कर सकता है। यानी कोर साइंस को नहीं बल्कि वो मल्टी अगर हम बात करें डायमेंशनल वो कई मल्टी सब्जेक्ट्स को चूज़ करके आगे बढ़ सकता है। इसका मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि अब स्ट्रीम वाला सिस्टम नहीं रहेगा। यही मैंने अपनी लास्ट टाइम में आपसे कहा था कि लास्ट के 4 ईयर्स में स्ट्रीम वाला सिस्टम नहीं रहेगा। इस मॉडल को नाम दिया गया है 5+3+3+4। समझिएगा जरा, शुरुआत में ये 5 साल हैं जब बच्चा अगर हम बात करें फाउंडेशन स्टेज में होता है उसे कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता। फिर आते हैं 3 साल जिसमें बच्चा तीसरी, चौथी व 5वीं कक्षा से गुजरता है। उसके एग्ज़ाम तो स्टार्ट होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा टफ एग्ज़ाम्स नहीं होते। फिर उसके बाद आता है वो 3 साल जिसमें वो 6ठी, 7वीं व 8वीं कक्षा को क्रॉस करता है। इसमें उसे कोडिंग, वोकेशनल कोर्स व इसके साथ साथ एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है, हालांकि ये एनुअली होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें ये 4 साल जिसमें बच्चे को स्ट्रीम
कोई भी वो चूज़ कर सकता है। सेमेस्टर एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा, यानी हर एक 6 महीने में एग्ज़ाम्स होंगे। ध्यान रखिएगा, इनमें भाषाओं पे भी थोड़ा सा फोकस किया गया है। मिडिल लेवल पे आपको नेशनल लेवल की कोई भाषा सीखना मैंडेटरी हो जाएगा और सेकेंडरी लेवल पे इंटरनेशनल लेवल की कोई भाषा आपको सीखना कंपलसरी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी ऐसी भाषा जो बहुत ज़्यादा बोली जाती है, जैसे कि मैंडरिन, ऐसे फ्रेंच, जैसे कोई भी भाषा आप उठा सकते हैं, किसी भी कंट्री की भाषा आप उठा सकते हैं, ये सारी भाषाओं कहीं ना कहीं सीखना मैंडेटरी हो जाएगा। तो 6 to 8 में आपको नेशनल और 9 to 12 में आपको इंटरनेशनल भाषा को भी सीखना पड़ेगा। क्लियर है ये? तो हार्ड साइंस और सॉफ्ट साइंस के बीच में भी आई सपोज कहीं ना कहीं डिफरेंस आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा जब 12th पास कर लेगा तो वो बैचलर्स डिग्री के लिए आगे बढ़ेगा। इस बैचलर डिग्री को वो कैसे प्राप्त कर पाएगा? देखो, अभी तक होता क्या था, अभी तक अगर हम बात करें, जब हम बैचलर्स डिग्री लेने जाते थे तो बैचलर्स डिग्री भी 2 प्रकार की हैं। या तो 3 साल की एक डिग्री होती है, एक होती है 4 साल की। 3 साल की डिग्री में हम लोगों ने नाम सुना हुआ है BCom, BSc, BA, ये 3 साल की डिग्रीज हैं। फिर 4 साल में हमने सुना हुआ है B Pharma, B.Tech, ये 4 साल की डिग्री है। अब यहाँ देखो बात क्या की गई है, यहाँ उन्होंने बात करी है कि ये ऐसा समय होगा जिसमें बच्चा अगर चाहे तो 1 साल का कोई डिग्री कोर्स करके भी छोड़ सकता है। यानी मल्टी लेवल एंट्री और मल्टी लेवल एग्जिट है। यानी अगर मैं BSc कर रहा हूँ और BSc का फर्स्ट ईयर मैंने कर लिया, तो ये पहले मैंडेटरी होता था कि फर्स्ट ईयर के बाद अगले साल मेरे को सेकेंड ईयर ही करना है। अगर मैं सेकेंड ईयर नहीं करूँगा तो वो पहली ईयर की जो मेरी पढ़ाई थी वो कहीं ना कहीं यूज़फुल नहीं रहेगी। अब मुझे इसका कोई पर्टिकुलर प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ये पहले होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जैसे ही भी अगर मैंने फर्स्ट ईयर कर लिया तो फर्स्ट ईयर के बाद मैं बाहर निकल सकता हूँ, मैं नौकरी कर सकता हूँ और पहली ईयर का मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एहसास होता है कि नहीं, मुझे अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू कर लेनी चाहिए, तो मुझे फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन नहीं बल्कि मेरे को डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। और सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के बाद मैं एग्ज़ाम दे के डिप्लोमा पा लूँगा। ध्यान रखिएगा, अगर मैं तीसरा साल करता हूँ तो मेरे को प्रॉपर डिग्री मिल जाएगी। ध्यान रखिए, 3 साल पे डिग्री मिल रही है। पहले साल पे सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल पे डिप्लोमा मिलेगा और तीसरे साल पे प्रॉपर डिग्री मिल जाएगी। वहीं अगर मैं किसी 4 साल की डिग्री का प्रोग्राम उठाता हूँ तो पहले साल में मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में मेरे को डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल में मेरे को डिग्री मिलेगी और चौथे साल में मेरे को रिसर्च में काउंट कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये रिसर्च वर्क मेरे मास्टर डिग्री के लिए मेरे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ऐसे में आखिर ये डेटा मेंटेन कौन करेगा? अगर मैं मान लेता हूँ XYZ यूनिवर्सिटी से पहला साल कर लेता हूँ तो ये डेटा मेंटेन कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, ये डेटा मेंटेन किया जाएगा एज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। कई कॉलेज, कई यूनिवर्सिटीज़ जुड़े हुए होंगे UGC से और ये सारा डेटा बेसिकली एक जगह क्लब अप होगा जिसे आप ऑनलाइन भी देख पाओगे। ध्यान रखिएगा, इसे आप ऑनलाइन भी देख पाओगे। जैसे आज हम लोग डिजिटल वॉलेट्स में अगर हम बात करें चीज़ों को रखते हैं, वैसे ही आप आने वाले दिनों में अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स को भी डिजिटली कहीं ना कहीं रखोगे और ये सारा डेटा बेसिकली UGC के पास मेंटेन्ड होगा। इवन दो हो सकता है NCERT भी इसे कहीं ना कहीं अपने पास मेंटेन रखे। क्लियर है? तो आपका जितना भी आप सर्टिफिकेट लेते हो, डिप्लोमा लेते हो, आपका जितना भी डाटा होगा वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में एक्युमुलेट होता रहेगा, जिससे आप अगर दोबारा रीज्वाइन करना चाहो सर्टिफिकेट के बाद अगला साल सेकेंड ईयर डिप्लोमा के लिए तो आप आसानी से कर सकते हो। यानी आप मैंडेटरी नहीं है एक यूनिवर्सिटी में, आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाके भी कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसका फ़ायदा आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो देखो, यहाँ जो आप देखो, आपको जो क्रेडिट पॉइंट मिल रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ क्लास भी मिल सकते हैं। क्लास मतलब मैंने 1 घंटे की क्लास कहीं ना कहीं देखी, अटेंड करी तो उसके क्रेडिट अलग है, 2 घंटे की अटेंड करी तो उसका क्रेडिट अलग है। तो कुछ इस तरीके से अगर हम बात करें, ये सिस्टम्स को लाने की बात की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। बैचलर्स के बाद मास्टर डिग्री देखो बेसिकली क्या होगी। हमने 10+2 कर लिया, हमने अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट्स के बाद ग्रेजुएशन कर लिया। अब हमारे पास आता है मास्टर्स हमारे पास क्या होगा? देखो, मास्टर्स हमें अभी नॉर्मल अगर हम बात करें तो देखो 2 साल का ही है। अभी अगर हम देखें 3 साल का बैचलर डिग्री
और 2 साल का अगर हम बात करें मास्टर डिग्री होता है, यानी 3+2 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो खास तौर से इस वक्त भारत में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें अब खास क्या हो रहा है, इसमें अगर 3 साल का अगर आप ग्रेजुएशन का कोर्स करके आए हो, 3 इयर्स का ग्रेजुएशन का कोर्स करके आए हो, तो ऐसे केस में पहला साल मास्टर्स का करोगे और सेकेंड ईयर जो होगा वो रिसर्च बेस्ड स्टडी पे फोकस होगा, यानी रिसर्च बेस्ड होगा। क्लियर है? यानी उनके लिए मास्टर्स डिग्री 2 साल की होगी जो 3 साल का ग्रेजुएशन करके आए हैं। लेकिन अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करके आए हो तो ऐसे केस में जो चौथा साल था जो कि रिसर्च पे फोकस हो रहा था, मैंने आपको बताया, देखिए चौथा साल क्या था, रिसर्च पे फोकस हो रहा था, ऐसे केस में आपका जो मास्टर्स होगा वो सिर्फ 1 साल में ही आपको मिल जाएगा। तो ये भी बेनिफिशियल है, ध्यान रखिएगा। अब वो लोग जो सोचते थे कि पहले 3 साल का अगर हम ग्रेजुएशन करें और 4 साल का ग्रेजुएशन करें तो उसमें फ़र्क क्या है, तो अब ये फ़र्क देखने को मिलेगा। यानी ये जो मॉडल है अब 4+1 स्ट्रक्चर हो गया है। इसके साथ साथ एमफिल को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया, अब एमफिल हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? सो दिस वाज 5+3+4 मॉडल, यानी इसके बाद हम किस तरीके से अपना कहीं ना कहीं स्कूलिंग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कैसे अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री लेंगे। तो ये पर्टिकुलर एक प्रोग्राम था जो इसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बात किया गया। नाउ नेक्स्ट इज नो रिजिड सेपरेशन। ये मैं आपको देखो बता चुका हूँ, साइंस, कॉमर्स और आर्ट अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं इनका कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि अब हार्ड साइंस और सॉफ्ट साइंस की जो हम बात कर रहे थे वो चीज़ रहेगी, वोकेशनल स्ट्रीम्स क्लासेस में कहीं ना कहीं रहेंगी। मैं फिर से इसे बता दे रहा हूँ, अब आप सॉफ्ट साइंस और हार्ड साइंस दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट को उठा सकते हो। आपको लगता है कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए तो आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ो, आपको लगता है कि आपको बायो पढ़नी चाहिए तो आप बायो भी पढ़ो। तो देयर इज़ नो फिक्स स्ट्रीम जो इस नई पॉलिसी में बात की गई है। वेयर एज वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम 6th विद इंटर्नशिप, वोकेशनल एजुकेशन को भी स्टार्ट करने की बात की गई है। 6th कक्षा से इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो जाएगी। इंटर्नशिप जहाँ जरा समझ लो भाई, जो खास तौर से BBA MBA करते हैं उनको तो इंटर्नशिप पता है क्या होता है। इंटर्नशिप में बेसिकली कॉरपोरेट जगत का एक्सपोजर दिया जाता है कि आखिरकार प्रैक्टिकली ग्राउंड पे किस तरीके से काम हो रहा है। बस ये समझ लो, इंटर्नशिप में मतलब प्रैक्टिकल एक्सपोजर। प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो बैचलर्स और मास्टर डिग्री में बच्चों को मिला करता था अब वो 6ठी कक्षा से मिलने लग जाएगा। अब लाइक फॉर एग्जांपल एक 6ठी कक्षा के बच्चे को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, मैंने यहाँ आपको बताया, लेट्स से उसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो ऐसे केस में उसे कई म्यूजिशियंस के साथ मिलने का और प्रैक्टिकल नॉलेज लेने का कहीं ना कहीं मौका मिलेगा 6ठी कक्षा से ही। तो ये उसके लिए क्या होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज टीचिंग अप टू लीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन दी मदर टंग। ग्रेड 5 तक मातृभाषा में या रीजनल लैंग्वेज में ही कहीं ना कहीं पढ़ाया जाएगा। 5वीं कक्षा तक उसे जो भी भाषा है, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, तो ऐसे हमारे हर एक स्टेट में अलग अलग भाषा है, तो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में ही उसे 5वीं कक्षा तक पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? एक चीज़ और बस ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया है और इसे हम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहेंगे। रमेश पोखरियाल निशंक इसके मिनिस्टर हैं। तो एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज, अब MHRD का नाम ME रह जाएगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही रह जाएगा ना। अब बात करते हैं मेजर आउटकम क्या निकल के आते हैं और आखिरकार ये हमें यानी टीचर्स को किस तरीके से इफेक्ट करेगा। तो देखो, मेजर आउटकम में सबसे पहला आउटकम मैंने आपको बता ही दिया है कि ये यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहा है, यानी पूरे पैन इंडिया लेवल पे एक जैसे एजुकेशन सिस्टम को लाने की बात कर रहा है, एक जैसे कंटेंट को लाने की बात कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में भी अगर हम बात करें जो डिफरेंस है वो नो डाउट क्या होगा, कम होगा। यही नहीं, 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब 100% बच्चों को एनरोल करना प्री स्कूल में और सेकेंडरी लेवल स्कूल में, इस पे भी फोकस करेगा 2030 तक। 2 करोड़ बच्चे जो ऑलरेडी स्कूल में ज्वाइन करके छोड़ चुके हैं, स्कूल को ड्रॉप आउट कर चुके हैं, उनको भी एजुकेशन के साथ जोड़ने की बात कर रहा है। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम, ध्यान रखिएगा, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब अच्छा इंटरनल सिस्टम भी अच्छा किया जाएगा, इक्विटेबल मतलब हर किसी को दायित्व दिया जाएगा कि हाँ उसे ये काम करना है तो उसने उसे कितनी प्रोडक्टिविटी से किया, ताकि इसका डाउन द लाइन एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिले। यही नहीं, बोर्ड एग्जाम्स टू टेस्ट कोर कॉन्सेप्ट। एग्जाम्स का मेन एम ये नहीं होगा कि हाँ नॉलेज
बेसिकली कितनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, इस पर भी फोकस किया जाएगा। और यही रीज़न है कि अब स्कूलों में एग्ज़ाम्स जब होंगे तो मार्क्स आपके साथ पढ़ने वाले लोग भी आपको देंगे, इवन दो टीचर भी आपको देंगे, और आपने जो पेपर्स में लिखा उनके बिहाफ पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल अडैप्ट इन एटलीस्ट वंस, यानी देखिए 10वीं कक्षा के बाद या 12वीं कक्षा करने के बाद जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलेगा तो उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर पता होगा मेरा स्किल सेट, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरी सबसे अच्छी है, जो मुझे सबसे अच्छी आती है। एक स्किल में तो वो कहीं ना कहीं निपुण होगा ही होगा, ताकि वो कंफ्यूज ना हो और फर्दर अपने करियर में उसी चीज़ को और अच्छा करते हुए ले जाए। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं, पता चला बाद में हम साइंस स्ट्रीम हम कर तो गए, लेकिन हमारा पहले अगर हम बात करें हमारा इंक्लाइनेशन किसी और तरफ था। यही रीज़न है, आपको देखने को मिलेगा कि बीटेक करने वाले बैंक में काम कर रहे हैं और कॉमर्स ग्रेजुएट्स अगर हम बात करें कई अलग अलग स्ट्रीम्स में काम कर रहे हैं। तो कोई फिक्स नहीं होता। स्किल सेट पता हो हम किस में अच्छे हैं तो ये हमें बहुत पहले ही चीज़ों को सीखने में और उसकी नॉलेज लेने में बहुत आसान कर लेता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है 10th+2 लेवल पे यानी 12th के लेवल पे सारी नॉलेज हमारे पास हो, एक स्किल कंफर्म हो कि हम इसमें बहुत बेहतरीन हैं। यही नहीं, कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग, मैंने आपसे पहले कहा था पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में कॉमन स्टैंडर्ड होगा। ये टीचर्स के लिए अगर हम बात करें ये पॉइंट एकदम ख़राब है भाई। सरकारी टीचर जो बहुत आराम करते थे अब उनके लिए ये प्रॉब्लम या टेंशन होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि भाई अब आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपसे भी आउटपुट की उम्मीद है, यानी आपको भी अच्छा खासा लगना पड़ेगा बच्चों के साथ। क्लियर है? पहले भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हम सिर्फ 3% ही खर्च करते थे एजुकेशन पे, लेकिन इस साल सरकार ने कहा 6% खर्च करेंगे। भाई दुगना कर दिया है। हालांकि ये भी रेलेवेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं ये भी इतना पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी दुगना मतलब ये मान के चलिए जैसे वर्ष 2008 में सरकार ने बैंकों के पे फोकस करना चालू करा था, जिसके बाद 2009, 10, 11, 12 बहुत ज़बरदस्त कहीं ना कहीं जॉब्स देखने को मिल गई थी हमें बैंक के क्षेत्र में। अब अगर हम बात करें कंपैरेटिवली कम होती जा रही है, लेकिन ऐसे ही इस बार जो सरकार ये जो पॉलिसी लेके आई है एजुकेशन से रिलेटेड, इस पॉलिसी का इफेक्ट हमें जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि शिक्षा जगत में ज़बरदस्त पैसा खर्च करेगी सरकार, और इससे कई तेज़ी से भर्तियां होंगी एंड क्वालिटी टीचर्स पे कहीं ना कहीं फोकस किया जाएगा। तो जिन लोगों का पैशन है कहीं ना कहीं पढ़ाना, उन लोगों के लिए खबर बहुत अच्छी है। ध्यान रखिएगा 6% सकल घरेलू उत्पाद का सरकार खर्च करेगी, किस पे? एजुकेशन पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है? सेल्फ असेसमेंट बेस, यानी रिजल्ट देने वाला आप सिर्फ खाली टीचर नहीं होगा। अपने आप को खुद भी असेस करो, अपने आप को खुद भी जानो कि आखिरकार आपके अंदर क्या कमी है। कोमेट्स यानी आपके फ्रेंड्स और यही नहीं टीचर्स सब मिलकर आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करने वाले हैं। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि इस बार ओवरऑल कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को मिलेगी। पहले से ही अपना असेसमेंट करना चालू करो। जो लोग कहीं ना कहीं जॉब ज्वाइन करने के बाद अपना असेसमेंट करते हैं कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, किस चीज़ में ख़राब हूँ, मैं कैसे अपने आप को बेहतरीन करूँ, भैया ये काम आपको अब स्टार्ट करना पड़ेगा 9th, 10th, 11th, 12th में। सेल्फ असेसमेंट करो, और कोएट्स से भी कहीं ना कहीं कोमेट्स भी आपको असेस करेंगे, आपके दोस्त भी आपकी कहीं ना कहीं कमी बताएंगे। यानी स्वॉट एनालिसिस अगर हम बात करें बहुत पहले ही स्टेज में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट अगला देखो पॉइंट क्या निकल के आता है। बाहर की विदेशी यूनिवर्सिटीज़ अब भारत में आएंगी। पहले देखो इसमें बहुत मुश्किल होता था विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को आना, और इसलिए हम भारत में बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ देखा करते थे, खासतौर से विदेशी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही कम थी। लेकिन अब उनके लिए आना कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा उनका आना, और इसलिए कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भारत में आ सकती हैं। यही नहीं, मोर डिपार्टमेंट फॉर कोर वर्क। पहले जो होता था कि हाँ भाई प्रिंसिपल ही कई बार क्लास में जाके पढ़ा भी लेता था, तो अब ऐसा नहीं होने वाला। टीचर्स का वर्क अलग है, अकाउंटेंट का वर्क अलग है, और अगर हम बात करें क्लर्क का काम अलग है और प्रिंसिपल का काम अलग है। सब अपना कोर काम करेंगे, सबकी अपनी कहीं ना कहीं कोर कॉम्पिटेंसी के हिसाब से उनको काम दिया गया है, और कोर काम करेंगे जिसके लिए वो लाइबल भी होंगे, जवाब भी देने पड़ेंगे उनको आगे। सेंट्रलाइज्ड करने की बात बेसिकली अगर हम बात करें फोकस कर रहा है, सेंट्रलाइज हो जाएंगी सारी चीज़ें, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी जिस पे फोकस कर रही है। क्लियर है? अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो खास तौर से आने वाले दिनों में टीचर बनने की बात कर रहे हैं, या इस वक्त टीचर के रूप में अपना आगे फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। उनके लिए देखो सबसे बड़ी क्या बात है भाई, टीचर्स को आने वाले दिनों में असेसमेंट रिफॉर्म्स के लिए प्रिपेयर किया जाएगा 2023 तक।
यानी 2021, 22 और 23, ये 3 साल ऐसे हैं जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए कई पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएंगे। यही नहीं, NCFTE यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये ड्राफ्ट करने की बात की जा रही है और इसे NCTE और NCERT दोनों मिलकर बनाएंगे। और इसका एम क्या है? आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, एकेडमिक लाइब्रेरीज को मजबूत करें और टीचर्स, प्रोफेशनल टीचर्स को लेके आएं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक फ्रेमवर्क बन रहा है जो डिसाइड करेगा कि आने वाले दिनों में हमारे क्लासों में, यानी जितने भी स्कूल्स हैं उनमें खड़े होने वाले टीचर जो हैं वो बेसिकली कैसे होंगे। तो ये एक नया सिस्टम है, नो डाउट काफ़ी एनहांस होगा, काफ़ी अच्छा होगा। नाउ नेक्स्ट इज बीएड। भाई कितने साल का हो जाएगा? तो भाई 2030 तक जो लोग सोच रहे हैं कि 2 साल का बीएड या 1 साल का बीएड, वो पॉसिबल नहीं होगा। अब बीएड भी एक अलग बहुत अच्छी स्ट्रीम निकल के आएगी, 4 साल का ही बीएड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर जो टीचर्स हैं, इनको भी कहीं ना कहीं बनाने की बात की जा रही है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बाय 2022 इसे ड्राफ्ट कर देगा। NCERT और SCERT से इस पर ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कशन चल रहा है। परफॉर्मेंस बेस्ड टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, टीचर्स को इस टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा और टीचर्स को अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बढ़ाते हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी, प्रमोशंस मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अभी बात चल रही है NCERT से, SCERT से, टीचर्स कैसे होने चाहिए, कैसे एक्सपर्ट्स क्लास में खड़े हों, क्या उनके अंदर कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, कितने स्किल सेट होनी चाहिए, कितनी नॉलेज होनी चाहिए, क्या उनका पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसी को डिस्कस करने की बात कर रहा है क्या नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, ये NPST जिसे हम बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। ये एक ड्राफ्ट होगा, इसे डेवलप किया जाएगा और उसके बाद टीचर्स को सौंप दिया जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर टीचर नहीं है, परफॉर्मेंस बेस नहीं दे रहा है, तो उसे रिमूव करने की भी बात की जा सकती है। क्लियर है ये? नाउ नेक्स्ट, अगला देखो, एक एग्जाम हमारे लिए और भी निकल के आ रहा है टीचर्स के लिए खास तौर से, दैट इज कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। भाई कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम देखो किस पे फोकस कर रहा है। ये कह रहा है कि 50 घंटे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन होगा, जिसको CDP का नाम शॉर्ट में दिया जाएगा, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत टीचर्स को लगातार ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो अपने नॉलेज, स्किल्स व प्रैक्टिस को इम्प्रूव करे। हमने कई बार देखा है, एक टीचर क्लास में जाता है तो वो उसके कुछ एग्जाम्पल्स फिक्स होते हैं। उसने एक एग्जाम्पल दिया, दूसरी क्लास में भी वही एग्जाम्पल दिया, तीसरी क्लास में भी वही एग्जाम्पल दिया, यानी वो अपने आप को लिमिटेड रख रहा है एक एग्जाम्पल तक। अब ऐसा नहीं चलने वाला, अब टीचर को भी मॉडिफाई, अपने एग्जाम्पल्स को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से चीज़ों को कहीं ना कहीं अगर हम बात करें चेंज हो रही हैं। अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 6 क्लास में आप जाओगे और आपको कंप्यूटर लैब के अंदर पेंट सिखाया जाएगा, वर्ल्ड सिखाया जाएगा, वो नहीं सिखाया जाएगा। अब बहुत नई चीज़ें आ चुकी हैं और अगर हम बात करें कोडिंग जैसी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 क्लास के बच्चे को बताओ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर भी अपने आप को मॉडिफाई करे, कई नई चीज़ों को, नए एग्जाम्पल्स को कहीं ना कहीं जाने। और इसके लिए कॉन्टिन्यूसली उनको अगर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे तो ही वो अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएंगे, अपनी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ को एनहांस कर पाएंगे। तो इसी की बात करा, ये CDP प्रोग्राम यानी टीचर्स के लिए 50 आवर्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो उनको लगातार बड़ा यानी नए पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बताता रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज पैरा टीचर्स। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखो भैया, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स होते हैं, आप सभी को पता है। सरकार अपने सरकारी स्कूलों में एक तो सरकारी टीचर्स को रखता है और कुछ पैरा टीचर्स या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स को रखता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स को जो फिक्स कर देता है कि 1 साल के लिए आप काम करोगे हमारे पास, 2 साल के लिए करोगे, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। कई बार हमने देखा है कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स बहुत लंबे समय तक, हर साल उनका कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो जाता है और हर कई समय तक करते रहते हैं। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। पैरा टीचर्स के लिए बहुत बुरी खबर है। पैरा टीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स बेसिकली अब नहीं रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स और पैरा टीचर्स अगर अच्छी क्वालिटी के होंगे, उनको ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम्स में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, सरकार या स्कूल्स उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। पैरा टीचर्स और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स बेसिकली अगर हम बात करें, हर एक स्कूल में कुछ एड ऑन भी करने की कोशिश करते हैं और कई बार ये लैगार्ड के रूप में भी रहते हैं, यानी स्कूल्स को पीछे भी कर देते हैं।
क्योंकि उनको पता है ना ये सरकारी ही वाले लेवल पे आए, प्राइवेट ही हैं, कभी भी हटाया जा सकता है, तो इन सबको ये पता होता है। तो ये टीचर्स कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और कई बार ये सिस्टम में जब अंदर चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आराम से भी बैठते हैं। कई बार हमने देखा होगा पैरा टीचर्स कोशिश भी नहीं करते कि वो स्कूल जाएँ, जहाँ उन्हें पता होता है स्कूल्स की हालत बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐसे। तो ये अब नहीं चलेगा। पैरा टीचर्स और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स अब आने वाले दिनों में हमें नहीं देखने को मिलेंगे, उनको हटा दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ न्यू टीचर्स हैव टू गो थ्रू इंटरव्यूज़। नो डाउट, अगर आप बीएड करके बैठे हुए हो, आप सीटेट क्वालिफाई करते हो, नेट क्वालिफाइड करते हो, तो ये बात फॉर श्योर है कि आप के पास हो सकता है नॉलेज बहुत अच्छी हो, लेकिन आपके पास टीचिंग स्किल नहीं है। अगर आपको पढ़ाना अच्छा नहीं आता, आपको क्लास को बांधना नहीं आता, तो नो डाउट आप फेल हैं। और इसको सामने वाला कैसे जज करेगा? टीचर बनाने से पहले आपकी नॉलेज, आपने पेपर तो निकाल लिया, रिटन क्वालिफाई कर लिया, वो कैसे जज करेगा? तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू इंटरव्यूज़, डेमो क्लास फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। ध्यान रखिएगा, इंटरव्यूज़ और डेमो क्लास से आपको गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए जो लोग टीचर बनना चाह रहे हैं आने वाले दिनों में, ध्यान रखिएगा, आपके पास नॉलेज के साथ स्किल सेट बहुत सख्त ज़रूरी है। अगर आपके पढ़ाना आपका पैशन नहीं है तो इस फील्ड को मत चूज़ करिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्लियर है? सो दिस वॉज द मेजर चेंज। नाउ दिस, अब ये थोड़ा देखो, मैंने ये पिक्चर क्यों रखी है, मैं ये पिक्चर से डिपेक्ट करना चाहता हूँ कि देखो पहले क्या था, अब क्या हो गया। एक पिक्चर में आपने देखा होगा ऋषि मुनि पेड़ के नीचे बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे थे, और अब आज की डेट में अगर हम देखें तो टीचर बच्चों के साथ इतना फैमिलियर हो गया कि उनको एक टैब में कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आने वाला युग बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, और हम नई चीज़ों को अगर अडाप्ट नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। कई ऐसे टीचर्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत डिमोटिवेट हो रहे होंगे कि कैसे। भाई देखो, मैं आपको बता दूं, सरकारी नौकरी पहले भी थी, तब भी मुश्किल थी, तब भी लोग ले रहे थे। आज भी है, आज भी मुश्किल है, और आज भी लोग ले रहे हैं। आने वाले दिनों में भी सरकारी नौकरी होगी, तब भी मुश्किल होगी, और तब भी लोग ले रहे होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ चीज़ें बहुत मुश्किल होती जा रही हैं टीचर्स के लिए, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सरकारी नौकरी लेने वाले पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। उनको ये समझना पड़ेगा कि चीज़ें पहले भी थीं, आज भी हैं, और आगे भी होंगी। आई विश एवरीवन आपका अच्छा फ्यूचर हो। इसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यू कैन इवन डाउनलोड दी एप्लीकेशन डिजिटल पाठशाला। मैं इस एप्लीकेशन पे भी कहीं ना कहीं अवेलेबल रहूँगा। आपकी जो क्वेरी हो मैं उसे रिवर्ट बैक करने की कोशिश करूँगा। सो एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, पीस आउट।